हेलो मैं सारमी, मैं नितेश विराला आप सभी का स्वागत करता हूं इस स्टेट के नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल पे। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, मस्त जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे हो। बेटा मैं आपके सामने लाइव हमेशा आता ही रहता हूं, चैप्टर्स के नहीं वन शॉट्स करवा रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूं, लेकिन मैं आज से आप लोगों को हर चैप्टर्स के वन शॉट भी देने वाला हूं जो कि आप लोग के लिए बेहतरीन तरीके से एकदम रामबाण साबित होने वाला है। आप लोग बहुत डिमांड करते हो कि सर जी एक बार एनसीईआरटी के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमें करवा दीजिए। तो बेटा जी आज मैं आप लोग के सामने आपकी क्लास 10th के बुक का पहला चैप्टर रियल नंबर्स, जिसे हम हिंदी में वास्तविक संख्याएं कहते हैं, इसका वन शॉट लेकर के आ गया हूं। मात्र 50 से 55 मिनट देख लो, एक एक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, एक एक क्वेश्चन करवा के जाऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो बेटा हमारा इस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स, इसका हम वन शॉट करने वाले हैं। तो मेरे भाई जैसे ही बढ़ते हैं तो कहते हैं ना कि कैसा डर है जो दिन निकल गया, अभी तो पूरी रात बाकी है। अरे भैया कैसा डर है जो दिन निकल गया, अभी तो पूरी रात बाकी है, और यूं ही नहीं हिम्मत हार सकता मैं, अभी तो कामयाबी से मुलाकात बाकी है। क्या तुम कामयाब नहीं होना चाहते हो भैया? बोर्ड एग्जाम की खोपड़ी पे छेद करना है ना, टॉपर लिस्ट में टॉप पर रहना है ना, तो मेरे साथ स्टार्टिंग से एंड तक देख लेना, क्योंकि ये मैथ्स डॉक्टर नितेश निराला सर तुमको बनाएगा टॉपर, और नंबर 1 टॉपर का भी, टॉप लिस्ट का भी टॉप नंबर वाला। ठीक है ना? तो बस मेरे साथ बने रहो यार, आइए मजे से पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा। ठीक है ना? तो आइए वास्तविक संख्या का जो हमारा पहला एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1, उसके हमारे सामने क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या करिए, व्यक्त कीजिए। तो देखिए हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सबसे पहले करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये पहले क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं 140। तो हम यहाँ पे 140 को लिखते हैं ऐसे, और 140 लिखने के बाद इसे इस तरह से क्या कर देते हैं, ब्रेक। 2 से काटेंगे, 2 से 1 जा 14, और फिर से 2 से, तो 2 से काटोगे तो 35 बार में कट जाएगा, राइट। और आप कितने से कटेगा, 5 से, तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा, और फिर ये 7 से, 7 एकम 7 हो जाएगा। तो तुमने देखा कि 140 को हमने जब तोड़ा तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या बने, 2 से 2 बार कटा है तो 2 की घाते 2 लिख देंगे, और गुने में 5 से 1 बार में तो 5, और फिर गुने में 7। यही हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का सटीक उत्तर। चेक कर लो, ठीक है, यही उत्तर हो जाएगा। डन है क्या? क्या किसी कोई समस्या? इजी है ना? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन हमारे सामने है, इसको भी हम लोग हल करेंगे, इसको भी हल कर देते हैं फटाफट। इसको भी सेम प्रोसेस से ही करना है। हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास दिया है 156, और 156 को भी सेम प्रोसेस से तोड़ना है। पहले 2 से कट रहा है तो 2 सत्ते 14, एक बचेगा, 2 अठे 16। अब कितने से काटेंगे, 2 से, तो देखो 2 त्याई 6, एक बचेगा, 2 9 18। अब कितने से काटेंगे, 3 से, तो 3 से काटोगे 13 3 39। अब कितने से काटेंगे, 13 से, तो 13 एकम 13। मतलब तुमने जब इस 156 को तोड़ा तो ये क्या टूटा भाई साहब, 2 की घाते 2 में, 2 की घाते 2 में, और गुणते में 3 गुणते 13, 3 गुणते 13। इसका मतलब ये हो गया कि ये आपके सामने जो है वो इस प्रश्न का सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। बोलो अभाज्य गुणनखंड करना कितना आसान है? इतना आसान तो लौंडिया पटाना भी नहीं होता। मतलब इतना आसान तो कोई मित्री को भी नहीं बना पाओगे ना इतना आसानी से, जितना आसानी से क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है ना? सॉरी फॉर दैट। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं तो ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हमारे पास दिया है 38 25, 38 25। अब इसको कितने से तोड़ेंगे, बोलो? इसको देखो कितने से तोड़ सकते हैं। तो देखो 8 3 11 12 13 13 5 18, 3 से काट दें। चलो तो 3 से काटो, 3 एक कम 3, ये 3 दूना 6 होगा, 2 बचेगा, 3 एक कम 3 हो गया, और ये 3 दूना 6, 2 बचेगा, 2 इसके साथ 3 7 21, एक बचेगा, 3 5 15। अब कितने से काट दें, फिर से देखो 7 5 12 12 13 14 15, 3 से फिर से काटो, 3 चौके 12 हो जाएगा, और ये 3 दूना 6 हो जाएगा, एक बचेगा, 3 5 15। अब 5 से, तो 5 से काटो तो 5 8 40 हो जाएगा, और 5 बचे 25 हो जाएगा, है ना? देखो 5 8 40, 2 बचेगा, 5 5 25। अब कितने से काटे, 5 से ही, तो 17 5 85 हो जाएगा, और 17 को हम 17 से ही काट देंगे, 17 एकम 17। मतलब कि हमारे पास जो 38 25 को हमने तोड़ा तो ये मेरे भाई कितना आ गया हमारे पास, तो देख सकते हो 3 से 2 बार कटा तो 3 की घाते 2, और गुने में हमारे पास 5 से 2 बार कटा तो 5 की घाते 2,
और फिर गुने में 17 से एक बार में कटा तो 17। ठीक है मेरे भाई, तो ये हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का उत्तर। चेक कर लो, चेक कर लो मेरे भाई, मजा आ रहा है ना बढ़िया, फैंटास्टिक क्वेश्चन। एक और करवा दूं ये वाला, चलो आइए इसको भी करते हैं, आइए इसको भी करते हैं, मजा आएगा। देखो बड़े आसानी से तुम लोग कर लोगे। कैसे करोगे? देखो इसको तुम गाना गाते हुए भी कर सकते हो, गाना गाते हुए देखना, गाना गाते हुए कैसे करेंगे, कैसे गाते हुए कर दें, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। देखो ध्यान से, पहले हम क्वेश्चन लिख लें 5005। देखो अब मैं गाना गाते हुए इसको कर दूं। देखो, सांवली सलोनी तेरी झील सी आंखें, इनमें न जाने कहाँ खो गया है मेरा दिल, सांवली सलोनी तेरी झील सी आंखें, इनमें न जाने कहाँ खो गया है मेरा दिल, ओ सांवली सलोनी तेरी झील सी आंखें, उनमें न जाने कहाँ खो गया है मेरा दिल। चेक कर लो, यहाँ पे पहले मैंने ऊपर नीचे काट दिया, लेकिन यहाँ पर सीरियल से लिखेंगे, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, है ना। इजी, आराम से हो जाएगा, घबराने का नहीं। ओके चलो आगे बढ़ूं। वेरी नाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बहुत ही प्यारा अमेजिंग क्वेश्चन है, इसे भी निपटा देते हैं फटाफट। तो क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है 7429, क्या है 7429। बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये थोड़ा सा अलग नंबर से कटता है। ये आपको पता है 17 से काटना पड़ेगा, 17 से काटो, देखो 17 चौके 68, 68 हो गया, कितना बचेगा 68 घटा लो तो 8, 2 इधर और 6 बचेगा, है ना, 6 बचेगा, क्या बोलो 6 बचेगा, तो 6 इसके साथ जाएगा 62 हो जाएगा, तो 17 चौके 68 ज्यादा हो जाएगा, 17 तो 51 कर देंगे, 51 के बाद 17 सत्ते 119, है ना। अब कितने से काटेंगे 19 से, 19 से काटो, चलो 19 से काटो, 19 दूना 38 होता है, 19 दूना 38, 5 बचेगा, 19 त्रिक 57। अब कितने से 23 को हम 23 से ही काट देंगे, तो 23 से कम 23, मतलब तुमने इस 7429 को तोड़ दिया कितने में, तो पहले देख सकते हो 17 से कटा, उसके बाद 19 से कटा, देन हमारा कितने से कट गया, देन 23 से कट गया। इस तरह से हमें इस प्रश्न के आंसर्स को निकालना होता है। चेक कर लो, इजी है ना, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। डन, चलो अब मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों में एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो, और फिर कहता है जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम। भाई साहब ये आप पढ़ के आए हो कि दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। कभी ऐसा नहीं है कि तीन संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ एलसीएम के बराबर, वो गलत हो जाएगा। दो संख्याओं का तुम गुणा कर दो और उनका एचसीएफ एलसीएम जितना आता है उनको गुणा करने के उनके बराबर ही आता है। तो आइए पहले क्वेश्चन को निपटाते हैं फटाफट। तो यहां पर हमारे सामने पहला क्वेश्चन क्या गिवन है, दिया है 26। 26 एक संख्या है और एक क्या है, तो 26 को तोड़ लो तो बेसिकली 2 गुणित 13 जुड़ जाएगा, तो मुझे इसको ऐसे करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख देंगे। 91 को भी आराम से लिख सकते हैं, 13 7 91 तो 7 गुणित 13, है ना। अब मैं इन दोनों का निकालूंगा एचसीएफ, तो इन दोनों का एचसीएफ निकाल लो सबसे पहले। अगर हम एचसीएफ निकालने बैठ जाते हैं इस 26 और 91 का, तो क्या आएगा, जो दोनों में है तो दोनों में 13 दिख रहा है। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम निकालने बैठ जाता हूं कि सर जी 26 और 91 का एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम में वो सारे नंबर उतरते हैं जो दोनों में होते हैं, 2 भी है और फिर उसके बाद 7 भी है, उसके बाद 13 भी है, सबको गुणा करा दीजिए तो कितना आ जाएगा 182 हो गया। तो आपके पास एचसीएफ भी आ गया, एलसीएम भी आ गया। अब हमें जांच करना है, अब हम क्या करेंगे जांच। तो जांच में क्या होता है, जांच में आपको पता होना चाहिए कि जब हम जांच करते हैं तो जांच का फार्मूला होता है कि भैया संख्याओं का गुणनफल, किसका, संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम, यही होता है ना। तो दो संख्याओं का गुणनफल यहां लिखेंगे भी ऐसे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, उनका एचसीएफ और उनका एलसीएम का गुणन, राइट। अब देखो दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, तो देख सकते हो, मतलब दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो एक 13 है और सॉरी 26 है, 91, तो दोनों गुणा करके इधर लिखेंगे 26 गुणित 91,
और इनका HCF कितना आया है, तो HCF देख सकते हो 13 आया है, तो यहाँ पर 13 रख देंगे और इसका गुणा किससे करा देंगे, LCM से। LCM कितना आया है 182। अब गुणा करा लो, इधर गुणा कराना ज्यादा आसान लग रहा है मुझे, तो 13 दूनी 26 हो जाएगा, 13 अट्ठे 104 में 2 जोड़ोगे तो 106 हो जाएगा, 106 का 6 आ जाएगा, 10 आ ले, 13 कम 13 और 1 10 23 हो जाएगा, है ना। 13 कम 13 10 23 हो जाएगा, तो इधर भी गुणा कराओगे तो ये भी तुम्हारा 23 66 ही आने वाला है। और चेक कर लो, यही हमारा होता है इसका रूल कि अगर LHS RHS बराबर आ जाता है तो इसका मतलब हमने जो काम किया वो बिल्कुल सही है, इति सिद्धम। भाई साहब चेक कर लो, बाद में मत रोना, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, ठीक है ना। बिल्कुल वैसे ही कि मोहब्बत कर गई अखियां न धड़कन के खबर लागल, बिल्कुल सेम वैसे ही है ये क्वेश्चन। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी कर लें। आइए इसे भी हल करते हैं, इसको भी हल करते हैं। अब देखो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है 510, तो 510 को हमें तोड़ना पड़ेगा। तो 510 को क्या तोड़ोगे, 17 × 51 में, जब इसको आप तोड़ लोगे 17 × 51 होता है, ऐसे इसको हम तोड़ सकते हैं 5 छक्का 30 में, इसको तोड़ सकते हैं 2 तिहाई 6 में, है ना। तो यानी इसका जो फैक्टर्स बनेगा वो बनेगा 2 × 3 × 5 × 17, लिख लोगे ना, तोड़ के लिख लेना आप लोग, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक ना। अब जैसे अभाज्य गुणनखंड करना आता है ना, देखो 2 तिहाई 6 6 5 30, 30 से गुणा कराएंगे 17 × 51, इतना ही हो जाएगा। अब आते हैं 92 पे, तो 92 को भी तोड़ लेते हैं, 92 को तोड़ लो, अगर 92 दिक्कत कर रहा है तो 92 को ऐसे तोड़ लो, कितने से काटोगे, 2 से, 2 चौके 8 हो जाएगा, और फिर 2 छंगे 12, है ना, 2 चौके 8 और 1 बचेगा, 2 छंगे 12, 2 से 23 दूना 46, यानी कि 2 की घाते 2 आ गया और गुणे में कितना आ गया, गुणे में 23 आ गया, है ना। तो अब यहाँ पर इन दोनों का फिर से मुझे HCF निकालना पड़ेगा, इन दोनों का HCF, तो HCF ऑफ 510 और कामा 92, तो क्या हो जाएगा, तो दोनों में जो कॉमन है, तो दोनों में सिर्फ 2 दिख रहा है और 2 में अधिकतम घात 2 है, यहाँ पे 1 ही है, तो इसलिए न्यूनतम घात 2 आ जाएगी। अब LCM की बात करते हैं, अगर हम इसके LCM की बात करते हैं कि आखिर इस 510 और 92 का LCM क्या होगा, तो LCM में देखोगे तो वो नंबर उतरते हैं जो दोनों में होते हैं और साथ में जो बचते हैं उनको भी उतार रहे हैं, सारे नंबर उतरने चाहिए अभाज्य गुणनखंड। तो 2 उतरेगा, फिर उसके बाद 3 भी उतरेगा, 5 भी है, फिर 17 भी है और 23 भी है, सबको उतार लेंगे। और उसके बाद तुम्हें पता है कि घात अधिकतम लगाते हैं LCM में, तो घात 2 की अधिकतम घात यहाँ पे 2 है, तो 2 लगा देंगे। फिर 3 एक ही बार आया है, 5 भी एक ही बार आया है अधिकतम, 17 भी एक ही बार, 23 भी, तो इनको सब गुणा करा लो। तो इन सबको गुणा करना कितना हो जाए, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60 और 17 छंगा में 102 हो जाएगा। 102 को गुणा करवा दो 23 से, तो 23 से गुणा करा लो, 23 दूना 46 हो जाएगा और 23 से कम 23 हो जाएगा, तो 23 460 आ जाएगा। इसका गुणनफल कितना आ जाएगा, 23 460। ओके, गुणा तो कर लोगे ना यार, गुणा करना तो आसान है, ये मत सोचना सर जी कैसे कर दिए फट से, वो आप लोग भी कर लोगे, गुणा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ओके चलो अब आते हैं जांच पे। अब इसमें भी वही काम करना है, इसमें भी बेटा जांच करना है। आइए इसमें भी जांच करते हैं फटाफट, जांच जांच, तो यहाँ पे लिखेंगे जांच या सत्यता की जांच। तो जांच में हम लोग क्या करते हैं, वही काम, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल किसके इक्वल हो जाएगा, उनके HCF और LCM के। ओके अगर HCF LCM के बराबर हो जाएगा 2 संख्याओं का गुणनफल, तो इसका मतलब हमारा सही है। तो आइए देखते हैं HCF और LCM कितना आ रहा है। तो HCF हमारे पास कितना है, सॉरी 2 संख्याएं कौन सी, एक 510 है और एक क्या है, एक हमारे पास है 92, और इधर क्या है, एक संख्या हमारे पास है 23 460, सॉरी LCM और HCF तो 2 गुणा LCM, LCM है 23 460, 23 460। तो कुछ नहीं किया, इधर संख्याओं गुणा कर लिख दिया, इन दोनों संख्याओं गुणा करके, और उधर HCF और LCM गुणा करके। अब देखो इधर गुणा कर लेते हैं, कितना आएगा, देखो 2 0 जो 0 और 2 छंगे 12 और 2 चौके 8 1 9 हो जाएगा, है ना। देखो 2 0 जो 0, 2 छंगे 12, 2 चौके 8 1 9, अब फिर 2 तिहाई 6 हो जाएगा और फिर 2 दूनी 4, 46 920, ठीक है ना। फिर देखो 2 0 जो 0, 2 छंगे 12 एक हासिल, 2 चौके 8 1 9, 2 तिहाई 6 और फिर 2 दूनी 4, तो इसे भी गुणा कराओगे तो ये भी इतना ही आने वाला है 46 920, ठीक है ना, इतना ही आ जाएगा उधर भी। ठीक है मेरे भाई, अब बताओ अगर किसी कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से बता दो। इतना लिखने के बाद यहाँ पे आप लिख दीजिए इति सिद्धम, यहाँ पर आप इति सिद्धम लिख दो, सबसे अच्छा और सबसे सस्ता,
चेक कर लो, क्या मैं इससे पहले वाले में नहीं लिखा हूँ, क्या लिखा हूँ, राइट, ठीक है ना। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस से एक क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है, डू योर सेल्फ, कर लोगे ना, बोलो अगर कर लेते हो तो मेरी तरफ से तुम्हें मिलेगा एक प्यारा सा स्माइल, है ना, स्माइल करते रहो। कि छाती में दबा के चले साइंस की किताब, ओढ़नी उड़त चलेला, हो नियत हो जाला खराब, ओढ़नी उड़त चलेला, नियत हो जाला खराब, ओढ़नी उड़त चलेला। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। अगला है, कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। बिल्कुल पुराने जैसे ही क्वेश्चन है, अभी तक दो दो रहते थे, अब इनमें सिर्फ एचसीएफ एलसीएम पूछा है। इसमें संबंध क्यों नहीं करना कि दो संख्याओं गुणनफल एचसीएफ एलसीएम, सिर्फ एचसीएफ निकाल दो, एलसीएम बस। जैसे इसमें हम लोगों ने क्या किया था, ये वाले क्वेश्चंस में दो नंबर्स का एचसीएफ एलसीएम निकाले, बस हो गया, ये काम नहीं करना है इसमें, बस एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो आइए करते हैं फटाफट, क्या बहुत बड़ी बात है क्या हमारे लिए, तब चुटकियां बजा के हो जाएगा ना। आओ आगे बढ़ते हैं, चलो बेटा देखो इसको। और हाँ एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अगर आपको किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम हो रही है, तुम्हारी इंस्टा आईडी भी होती है, हमारे सभी टीचर्स की आईडी होती है, मुझसे भी कोई प्रॉब्लम है, मैथ्स में कोई प्रॉब्लम है, तो ये हमारी आईडी है @नितेश सर विद्याकुल, नितेश सर विद्याकुल, आप इसे सर्च कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर हम तुम्हें मिल जाएंगे, जो भी प्रॉब्लम्स है आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स को पूछ सकते हो। फनी रील्स भी मिलती हैं, क्लासेस से संबंधित रील्स मिलती हैं, सारा कुछ यहाँ पे मिलता है आप लोग को। तो यहाँ पर जाइएगा, क्लास देखने के बाद, वीडियो देखने के बाद सर्च कीजिएगा इंस्टाग्राम पे नितेश सर विद्याकुल, तो यहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे हम, और आपको जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप पूछ सकते हो, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास ये है। तो कहता है 12, 15 और 21 का, तो 12 को तोड़ लो पहले। तो 12 को तोड़ोगे, 2 दूनी 4 और 4 तियां 12, यही टूटेगा, दो बार में कटेगा 3। और 15 को तोड़ते हैं तो 3 × 5 = 15 टूट जाएगा, 3 × 5। उसके बाद 21 को तोड़ते हैं, 21 को, तो 21 टूटेगा 3 × 7 = 21 में, 3 × 7 = 21, बस हो गया। और इसको 3 × 5 = 15 में, ये 2 दूनी 4 3 12। अब हमको इसका बताना है एचसीएफ। तो देखो एचसीएफ बताना तो बहुत ईजी है, एचसीएफ 12, 15 और 21 का, जो तीनों में हो वही आएगा। तो तीनों में तुम्हें क्या दिख रहा है, ये सिर्फ 3 ऐसा है जो तीनों में दिख रहा है, 3 हमारा इसका एलसीएम हो जाएगा, सॉरी एचसीएफ। अब एलसीएम की बात करते हैं। अगर एलसीएम की बात करेंगे 12, 15 और 21 के, तो ये हमें साफ साफ दिख रहा है, इसमें से वो नंबर उतारेंगे जो सब में है। देखो 2 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, 5 और 7, तो 2, 3, 5, 7 सारे नंबर लिख लिए, 2, 3 और 5 और 7 यही नंबर है सब में मिला करके। अब इनकी घात अधिकतम लगाएंगे, तो 2 अधिकतम 2 बार आया है, 3 एक ही बार, 5 एक ही बार, 7 एक, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60 और 60 का 7 42, 420। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 420। सही ना, देखो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, 60 गुणे 6 कर दो तो 7 42 और 1 0, ठीक है। ये हो गया हमारा इसके एचसीएफ, ये हो गया हमारा एलसीएम, ठीक है ना। अब हालांकि एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना था, तो चाहो तो इसको ब्रैकेट के अंदर कर सकते हो, क्योंकि हमें ये फाइंड आउट करना था, ठीक है ना। क्लियर है, अगर किसी कोई समस्या है तो मुझे एक बार जरूर बता दो, ठीक है ना। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यही चीज़ को हमने फिर से लिखा यहाँ पे, तो लिख दो ऐसे, और इससे क्या होगा, तुम्हें ब्रैकेट बनाने में आसानी हो जाएगी, ये ठीक है, नाइस। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसके बाद आप लोग खुद से कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन को, हल करते हैं इसको भी। आइए इसको भी हल करते हैं फटाफट। हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास गिवन है 17, तो भाई 17 को तोड़ो, क्या टूटेगा भाई, 17 गुणते 1 ही हो जाएगा, और तो कुछ कटेगा नहीं। अगर हम बात करें 23 को, तो 23 को तोड़ोगे भैया, 23 गुणते 1 ही होगा भाई, 23 गुणते 1 कुछ नहीं, तो 29 को भी तोड़ोगे, ये क्योंकि सारे नंबर हमारे क्या है, अभाज्य नंबर हैं, ये सारे नंबर अभाज्य हैं, राइट। अब देखो इन सब का हमें एलसीएम और एचसीएफ बताना है, तो आइए सबसे पहले एचसीएफ बताते हैं इस 17, 23 और 29 का। तो तीनों में क्या कॉमन है बोलो, कुछ नहीं तो 1 कॉमन है, सब में 1 दिख रहा है ना। उसके बाद एलसीएम की बात करते हैं, तो एलसीएम 17, 23 और 29 क्या हो जाएगा, ये तीनों नंबर ही आ जाएंगे, 17, 23, 29, 17, 23 और 29, सबको गुणा करा लो, कितना है गुणा कराने पर। हमारे पास हैं चीज़ें, हम उनको यूज करते हैं, अभी नहीं यूज करेंगे तो फिर कब यूज करेंगे भाई साहब, है ना। टूल्स हमारे पास हैं, डिसिप्लिन टूल्स होंगे मैथ्स में ये, तो यहाँ से हम उसको उठा लेते हैं फटाफट। हमारे पास है 17 का गुणा करना है, 17 इंटू कहाँ है भाई साहब इसमें, 17 इंटू 23, 23 इंटू 29, तो हमारे पास कितना आता है रिजल्ट, 11339, 11339
1339, यही है 11339, बिल्कुल सही। तो ये हमारा हो जाएगा इसका एलसीएम, ठीक है 11339। तो ऐसे आप लोग को फाइंड आउट करना है और आप लोगों ने शानदार तरीके से इसके आंसर को निकाल लिया। ये हमारा एचसीएफ हो गया और ये एलसीएम हो गया। अब बताइए कर लोगे ना आराम से? कोई दिक्कत हो रही है एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करने में? बड़े आसानी से आप लोग निकाल रहे हो। डन। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट तो ये तो वही पेज हमारे पास आ गया है, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। और जिस तरह से मैं लास्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूँ, तो इसका भी ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, डू योरसेल्फ। और अगर आप लोग कर लेते हो तो आपको मिलता है मेरी तरफ से प्यारा सा स्माइल, ठीक है ना? हंसते रहो मुस्कुराते रहो कि जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। है ना? आओ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास एचसीएफ दिया है 2 नंबर का, एलसीएम बताना है 2 नंबर का। तो कितना इजी है, आइए इसको भी निपटा देते हैं फटाफट। हल डालते हैं और हल डालने के बाद आप एक फार्मूला जानते हो, हम एक फार्मूला जानते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का, हम जानते हैं ना ये वाला फार्मूला कि 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है, अभी हम पीछे पढ़ के आए थे ना इस फार्मूले को, कि 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो हमेशा उनके एचसीएफ और उनके एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तब यहाँ पर देखो 2 संख्याएं कौन सी हैं, तो 2 संख्याएं 306 और कौन सी है, एक संख्या 306 है और दूसरी 657 है। तो इन दोनों का गुणनफल क्या होगा, उनके एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना दे रखा है 9, तो 9 रख देंगे और हमें इसका एलसीएम बताना है कितना होगा। तो अब देखो मुझे एलसीएम चाहिए, तो इस 9 को इधर डिवाइड में भेजेंगे, तो 306 गुणते ये 657 हो जाएगा और इसके डिवाइड में ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 9 आ जाएगा। इधर बचेगा क्या, एलसीएम। काट लो 9 से, तो देखो 9 7 63 हो जाएगा, 64 65 9 3 27, है ना? तो यहाँ पर तुम्हारे पास आ गया 306 और गुणे में 73 बराबर में कितना आ गया, एलसीएम। तो अगर मैं इन दोनों को गुणा कर लेता हूँ, देखो मेरे पास टाइम थोड़ा कम रहता है, इसलिए हम चीज़ों को फटाफट करने का काम करते हैं। और वैसे भी तुम ये सब छोटी छोटी चीज़ तुम्हारे लिए हैं। 306 को गुणा कर देना है 73 से, तो हमारे पास आ जाता है 22338। कितना आ गया, 22338, यही है ना 22338। वेरी नाइस। तो ये हो गया हमारा इसका एलसीएम। अब देखो लिखने के तरीके को आता है एलसीएम किसका, 2 नंबर जो थे 306 और 657, ये कितना आया 22338। तो 22338 को ऐसे ब्रैकेट के अंदर करके और इसे बंद कर देना होता है, ठीक है ना? और कमेंट में थोड़ा लिख भी देना हम कौन है, मैथ्स डॉक्टर नितेश निराला सर। तो एकदम कमेंट्स को भर देना, एकदम पाट देना, ठीक है ना? क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना है आपको, ठीक है? ये देखो आपके सामने एलसीएम हो गया 2 नंबर का। ओके, ऐसे हमें क्वेश्चंस को करने हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n कभी 0 पर समाप्त होगी। मुझे बताओ 0 कब मिलता है। 0 तभी मिलता है ना अगर तुम्हें 0 चाहिए, तो कैसे आएगा। 0 चाहिए तो कम से कम 5 और 2 होना चाहिए। आपके पास कम से कम एक 0, मतलब एक 0 चाहने के लिए कम से कम एक 5 और एक 2 होना चाहिए। मतलब जैसे कि बच्चा पैदा करना है, अगर बच्चा पैदा करने के लिए एक माता और उसका एक पिता होना बहुत जरूरी है ना। अगर हमारे पास माता और पिता हैं तो बच्चा पैदा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल बच्चा पैदा हो जाएगा, राइट। तो अगर एक बच्चा पैदा करना है तो माता और पिता का होना जरूरी है। सेम वैसे ही 0 को पैदा करना है तो 5 और 2 का गुणाफल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब 5 और 2 आपस में क्रॉस होते हैं, मतलब 5 और 2 आपस में ऐसे क्रॉस आते हैं तो 5 दूना 10 बनता है और 0 का निर्माण हो जाता है। सेम वैसे ही जब माता पिता एक दूसरे के साथ क्रॉस होते हैं तो बच्चा पैदा हो जाता है। समझ में आई मेरी बात। इसीलिए हमको कहते हैं बेटा मैथ्स डॉक्टर नितेश निराला सर। हमको मैथ्स डॉक्टर नितेश निराला सर हमें इसीलिए कहा जाता है, ठीक है ना, मैथ्स डॉक्टर नितेश निराला सर। ओके, तो आप लोग भी कमेंट करके बताना क्या सच में मैथ्स डॉक्टर नितेश निराला सर हूं क्या आप, कमेंट करके बताना। चलो फिलहाल आइए इस क्वेश्चन के अंदर भी यही काम करना है हमको। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा या नहीं। अगर होगा तो बताओ, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। तो आइए हमारे पास नंबर क्या दिया है 6 की पावर n। तो आइए 6 की पावर n को तोड़ते हैं। तो इस 6 को मैं तोड़ सकता हूं 2 × 3 की पावर n,
लिख सकते हैं ना, 2/6 की पावर n। अब यहाँ पर देखो, अगर मुझे शून्य चाहिए तो कम से कम 2 और 1 5 होना चाहिए, यहाँ तो 5 है ही नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे यह संख्या, यहाँ लिखेंगे यह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी, यह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी, यह शून्य पर समाप्त नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, क्योंकि 6 का गुणनफल 2 गुने 5, 2 की पावर m और 5 के आधे इतने लिख दो, के रूप का नहीं है। या गुणनफल ना लिख करके गुणनखंड लिख दो, यहाँ पे का गुणनखंड, इसका जो गुणनखंड है वो क्या है, इस रूप का नहीं है, इस रूप का नहीं है। इसलिए ये संख्या शून्य पर इसलिए नहीं समाप्त होगी क्योंकि 6 का गुणनखंड 2 की घाते m गुणे 5 की घाते n के रूप का नहीं है। भाई 2 और 5 होना चाहिए, 2 कैट है हमें नहीं पता, इसलिए 2 घाते 5 m लिख दिए, n संख्या को बताएगा। ठीक है, चलूँ आगे। वेरी नाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये संख्या है, कहता है व्याख्या कीजिए कि क्या ये नंबर जो है हमारे भाज्य हैं। आइए इसको भी चेक कर लेते हैं, बहुत ईजी है। कोई भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य उसे कहा जाएगा जिसके कम से कम 2 से ज्यादा बच्चे होते हैं, जिसके 3 बच्चे हो जाएं। देखो, एक होता है भाज्य और एक होता है अभाज्य। अभाज्य हमेशा वो संख्या होती है जिसके 2 बच्चे हों, जिसके 2 बच्चे हों। अभाज्य वो होता है जिसके सिर्फ 2 बच्चे हों, 2 बच्चे हैं तो वो हमारा अभाज्य है। और भाज्य कहता है कि ना भैया हमारे पास मिनिमम 2 बच्चे हों। यहाँ पे क्या है, भाज्य में 3 हो, 3 या 3 से ज्यादा या 3 से अधिक, तो ये हमारा हो जाएगा भाज्य। भाज्य कहता है मेरे पास 3 या 3 से ज्यादा बच्चे होंगे, और अभाज्य कहता है मेरे पास मात्र 2 बच्चे होंगे बस। ठीक है ना, तो इसलिए हमको कहते हैं भैया मैथ्स डॉक्टर ने दे डाला सर। आइए हमारे पास 2 क्वेश्चन है, एक ये वाला है जो कि दिया है 7 गुणते 11 और गुणते 13 और फिर प्लस का 13। इन दोनों से एलसीएम कितना ले सकते हैं, कॉमन कुछ है, 13 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से बचा हमारा 7 और गुणते 11 और 1 को लिखो चाहे ना लिखो, लेकिन यहाँ प्लस का 1 लिखना जरूरी है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 13 और ये 11 से 77 हो जाएगा और ये प्लस का 1 रहेगा, 77 और 1 कितना हो गया 78। तो 13 गुणते 78। अब देखो ये 2 गुणनखंड तुम्हें साफ साफ दिख रहे हैं, अगर तुम 78 को तोड़ना चाहो तो अभी और टूट जाएगा, है ना। 13 छक 78, 13 गुणते 6 लिख दो, 3 गुणनखंड बन जाएंगे। लेकिन आप कुछ नहीं देखो, बस एक देख लो, एक तो गुणनखंड में होता ही है, तो इसके मिनिमम 3 गुणनखंड हो गए ना। तो जिसके मिनिमम 3 गुणनखंड होते हैं तब भी वो एक भाज्य संख्या होती है, तो स्पष्ट है कि ये भाज्य संख्या है। यहाँ पे लिखेंगे इस संख्या के न्यूनतम 3 अभाज्य गुणनखंड हैं। इस संख्या के न्यूनतम 3 अभाज्य गुणनखंड हैं, अतः यह एक भाज्य संख्या है। अतः यह एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। ओके, उत्तर हो गया। सेम प्रोसेस से दूसरा वाला भी है, इसे आप लोग कर लेना। देखो इन दोनों में एक ये टर्म है पूरा यहां से यहां तक एक ही है, इन दोनों से तुम 5 को कॉमन ले लेना, फिर जो बचेगा वो उस देखो ये 5 हो गया, ये सॉल्व करोगे जो बचेगा वो, और गुणे में कुछ नहीं तो 1 तो होता ही है ना, तो 3 इसके भी फैक्टर हो जाएंगे, तो ये भी भाज्य संख्या है। तो मेरे भाई ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है, इसे आप लोग खुद से करोगे, डू योर सेल्फ। और अगर कर लेते हो तो मेरी तरफ से मिलता है एक प्यारा सा स्माइल, ठीक ना, हंसते रहो जिंदगी में, ठीक है ना। चलें आगे, ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, हमारे सामने एक प्यारा सा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। भाई साहब कैसा पथ है, एक वृत्ताकार पथ बनाया गया है, और इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो कहता है मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय के बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे।
बहुत इजी है। जब भी कह देगा तो दो लोग हैं, वो गोला एक वृत्ताकार पथ पे घूम रहे हैं, एक यहाँ से चलता है दूसरा भी वहीं से चलता है, कितने स्पीड से कितने मिनट लगता है उससे घूमने में, तो भाई कुछ नहीं, दोनों का एलसीएम निकाल दो। क्या निकाल दो? एलसीएम। कभी कभी क्वेश्चन के अंदर हमें दो चीज दे देता है, एक अधिकतम कितना समय लगता है, तो अधिकतम कंडीशन में फिर एचसीएफ निकाला करो। कह देता है न्यूनतम कितना समय लगेगा, तो न्यूनतम में हमेशा एलसीएम निकालो। जब कुछ ना लिखा हो तो क्वेश्चन ऐसे वृत्ताकार हो तो फिर एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, समझ गए? तो आइए निकाल देते हैं इसका फटाफट एलसीएम। तो यहाँ पर हल में लिखेंगे एलसीएम, यहाँ पर हम निकालेंगे एलसीएम, एलसीएम ऑफ 12 एंड 15। तो आइए निकालते हैं। तो 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 और 4 3 12, और 15 को तोड़ लो तो 15 को क्या टूट है? 15 या 18 है? 18 है, एक 18 है, एक 18 और 15 है, एक 18 है। 18 को तोड़ोगे 2 3 6 6 3 18। तो अगर अब यहाँ से तुम एलसीएम देखना चाहते हो इस 12 और 18 का, तो क्या आ जाएगा? देखो एलसीएम क्या होता है? जो दोनों में हो, 2 है और 3 है, और घात अधिकतम वाली लगाते हैं, तो 2 2 बार आया, 3 भी 2 बार, 2 दूनी 4 4 9 36, तो 36। यानी उनको अब जो है 36 मिनट लगेगा एक साथ मिलने के लिए। तो लिख देना आगे, अतः वे पुनः एक साथ 36 मिनट के बाद मिलेंगे। ये आप लोग खुद से लिख लेना, ठीक है ना? इजी है ना? बहुत ही प्रेम से हमने सारे क्वेश्चन को निपटा दिए। ऐसे ही सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और हाँ, जितने भी लोग को दिक्कत है कमेंट करके बताना, और वीडियो मजा आ रहा है ना भैया, फुल एनर्जी के साथ रहना, शानदार तरीके से मेहनत करते रहो, एक एक कॉन्सेप्ट आप क्लियर हो जाएंगे। और मैंने बताया ना, कोई भी प्रॉब्लम है तो हमारी इंस्टा डी नितेश सर विद्याकुल इंस्टाग्राम पे सर्च कर लेना, वहां पर हम मिल जाएंगे। जो भी प्रॉब्लम है आपकी प्रॉब्लम्स को मैं दूर करूंगा, ठीक है? चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हमारे पास पहली एक्सरसाइज तो फिनिश हो गई। अब ये दूसरी एक्सरसाइज के अंदर 2-3 तरह के क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एक इस तरह का, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। कभी कभी अपरिमेय संख्या यहाँ पर √2 की जगह पे √3 दे देगा, √7 दे देगा, √11। तो सारे क्वेश्चन एक जैसे ही होंगे, चाहे यहाँ पे √2 हो, √3 हो, √5 हो, √7, √11 कुछ भी हो, इन सभी का एक ही मेथड होता है, विरोधाभास नियम से सॉल्व करना। एक क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, इसके बाद के तुम सारे क्वेश्चन कर लोगे। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और होता है इसका, उसको करेंगे, फिर हमारी एक्सरसाइज फिनिश। ओके चलो, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे हल करेंगे। देखो इस तरह क्वेश्चन को हम लोग विरोधाभास नियम से हल करते हैं, तो हम यहाँ पे विरोधाभास से लगाएंगे। सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम इसको मान लेंगे, क्या मान लेंगे कि माना ये √5 क्या है? माना √5 एक परिमेय संख्या है। एक क्या मान लेंगे इसको? एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ओके, जब ये एक आपकी परिमेय संख्या है तो इसका मतलब क्या हुई? सो दिस इंप्लाइज दैट, हम ये कह सकते हैं कि अगर ये √5 एक परिमेय संख्या है तो हम √5 को क्या a/b जैसा नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना? a b है क्या, तो उसको ब्रैकेट में लिख के दिखा दीजिए, जहां a और b सह-अभाज्य संख्या है, a और b सह-अभाज्य है। और सह-अभाज्य का मतलब होता है कि उनका HCF 1 होगा, 1 के अलावा कुछ नहीं होगा, साहबा। और साथ में b इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर b 0 हो जाएगा तब भी तो ये परिमेय संख्या नहीं बनेगी, इसलिए। अब क्या करेंगे? चुप्पे से इसका गुणा करा देते हैं इधर, तो ये हो जाएगा हमारा b√5 बराबर में a। इसको मानेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इस रूट को हटाने के लिए मुझे दोनों पक्षों क्या करना होता है? वर्ग। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों क्या कर देंगे? वर्ग करने पर। चलिए दोनों पक्षों को वर्ग कर देते हैं। तो अगर तुम इस √5 का स्क्वायर करोगे तो 5 हो जाएगा, और √b का स्क्वायर करोगे b स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर में इधर a का स्क्वायर चेक करो। अगर स्क्वायर करोगे तो √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, b का स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर में ये a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब मुझे सिर्फ b स्क्वायर चाहिए, तो b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? इस 5 को इधर भेज दो, तो a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि a स्क्वायर 5 से विभाजित होता है, सो दिस इंप्लाइज दैट सिर्फ a भी 5 से विभाजित होगा। कितने बार? मान लो c बार। और c क्या है? c एक पूर्णांक है। c क्या है? c एक पूर्णांक। ऐसे लिखना भी पड़ेगा, टीचर को बताना पड़ेगा कि आखिर ये कहां से आया, ठीक है ना? c एक पूर्णांक। अब यहां से तुम a बराबर आराम से निकाल लो, तो a बराबर तुम्हें साफ साफ दिख रहा है, 5 गुणा करा दो, 5c। क्वेश्चन नंबर सेकंड। बोलो कितने लोग हैं जिन्हें प्रॉब्लम कर रहा है? ये चीज इजी है, आराम से हो गया होगा, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, और हम लोगों ने बड़े ही प्रेम से इस चीज को कर लिया। ओके, अब मेरी बात को जरा गौर से सुनने की जरूरत है। आप सभी लोग को मेरी बातों को अब गौर से सुनने की जरूरत है, ठीक है?
अब मेरी बात को जरा गौर से सुनो। देखो इसको मैं थोड़ा सा, अगर मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर दूं ऐसे, और इधर और स्क्रॉल कर दूं यहाँ पे ऐसे, कोई दिक्कत है क्या? नहीं होनी चाहिए। चलो अब देखो ध्यान से, अब इतना काम करने के बाद अब मुझे आगे भी सेम यही काम करना होगा, यही काम मुझे दोहराना होगा। अब तुम ध्यान से देखो, ध्यान से ये देखना है तुम्हें, ध्यान से ये देखना है कि ये जो a बराबर 5c आया है इसको समीकरण 1 में रखेंगे, तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। अब समीकरण 1 व 2 से देखो, समीकरण 1 व 2 से भाई a बराबर ये 5√5 है और यहाँ पे a बराबर 5c है, तो a दोनों में इक्वल है, तो क्या ये इसके इक्वल नहीं होगा? तो b√5 हमारा बेसिकली किसके इक्वल हो जाएगा? b√5 किसके इक्वल हो जाएगा? a के है, और a 5c की इक्वल है, तो क्या a की जगह पे 5c नहीं रख सकता हूं? तो रख देते हैं 5c। ठीक है, अब देखो फिर से वही काम, इन दोनों पक्षों का मुझे फिर से वर्क करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे किए थे, तो यहाँ पर भी दोनों पक्षों का हम वर्क कर देंगे। तो ये लो दोनों पक्षों को वर्क कर दो, तो जैसे दोनों पक्षों को वर्क करोगे तो b² हो जाएगा, और √5 के स्क्वायर 5 हो जाएगा, और इधर स्क्वायर करो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और c का स्क्वायर c² हो जाएगा। ओके, अब देखो 5 से काट लो, 5 एकम 5, और ये 5 से 5 बचे 25। अब ये 5 को बटे में आ जाएगा आराम से, तो b² को डिवाइड कर देंगे हम 5 से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? c²। चेक कर लो, राइट। अब देखो b² 5 से विभाजित हो रहा है, तो सिर्फ b भी तो 5 से विभाजित होगा, जैसा भी हमने पीछे सीखा। बिल्कुल सेम प्रोसेस से यहां पर मैं करने वाला हूं, बिल्कुल सेम प्रोसेस से मैं यहां पर चीजों करूंगा। तो यहां पर लिखूंगा, सो दिस इंप्लाइज दैट अगर b² 5 से विभाजित है, सिर्फ b भी 5 से विभाजित होगा, और मान लेते हैं d बार में। अब d क्या है, यहां पर भी दिखाना पड़ेगा कि d एक पूर्णांक है। d क्या है? d एक पूर्णांक, d एक पूर्णांक, d क्या है बाबू? d एक पूर्णांक है। ओके, और जब एक d क्या हो गया, एक d को हमने मान लिया कि पूर्णांक है, तो इसका मतलब यहां से अगर हम b बराबर निकालना चाहते हैं तो 5 का d से गुणा हो जाएगा, 5d। इक्वेशन नंबर ये सेकंड तक हो गया था, ये थर्ड है। अब देख लो, अब देखो समीकरण 2 को और समीकरण 3 को देखो, हमने इन दोनों का a और b सहभाज्य थे, तो इनका HCF 1 आना चाहिए था, लेकिन यहां पर a और b का HCF कितना आएगा? यहां पे 5 और यहां भी 5 है, तो 5 उभयनिष्ठ आ रहा है, यानी कि फिर ये तो सहभाज्य नहीं हुए, हुए क्या? नहीं होंगे। तो यहां पर लिखेंगे यहां या समीकरण 2 व 3 से a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड, a और b का उभयनिष्ठ, a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड, a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? 5 है, दोनों 5 आ रहा है। अतः विरोधाभास नियम से, अतः विरोधाभास नियम से, अतः विरोधाभास से हमारी कल्पना, हमारी कल्पना क्या हो गई? हमारी कल्पना असत्य है, हमारी कल्पना क्या हो गई? असत्य है। अतः √5, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। चेक कर लो, और बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन पेपर में बनते ही बनते हैं, इति सिद्धम। ये ऐसा क्वेश्चन है बेटा जो एग्जाम में आपके सीधा 4 अंक में या फिर कभी कभी 6 अंक में पूछा जाता है, 4 अंक में तो ये फिक्स है। देख लो, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अमेजिंग है, आराम से 50 से 55 मिनट में आपकी क्लास फिनिश हो जाएगी, बस देख लो ध्यान से, है ना बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग, और ये इस चैप्टर का सबसे निचोड़ है, याद रखना, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कहता सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5। अब देखो मैंने बता दिया ना यहाँ पे, अब यहाँ पे चाहे √5 हो, चाहे √2 हो, चाहे √3 हो, चाहे आपका √7, 11 कुछ भी हो, सबको ऐसे ही सॉल्व करना है। लेकिन एक टाइप इस तरह का बनता है, इसमें कोई परिमेय संख्या को भी इस तरह से ऐड करके और फिर एक अपरिमेय संख्या को लिखता है ऐसे। तो इस तरह क्वेश्चन कैसे करना है, करने का तरीका वैसे ही रहेगा, यहाँ पे हल डालेंगे, हल डालने के बाद लिखेंगे वही काम कि माना 3 + 2 √5 एक क्या है? एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय हमेशा मानेंगे इसको, परिमेय संख्या है।
और जब ये एक परिमेय संख्या है, सो दिस इंप्लाइज दैट हम इस 3 + 2√5 को a बटा b जैसा लिख सकते हैं। और a b होते क्या हैं, तो अभी हम पीछे जस्ट बताए थे, जहां a और b, जहां a, b सह अभाज्य क्या होते हैं, सह अभाज्य है। ठीक है ना, चाहो तो लिख देना b इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, अब क्या करेंगे, हमें इस तरफ क्वेश्चन में जो भी परिमेय संख्या उसको उधर भेज देंगे। तो 2√5 इधर रहने देते हैं और इस 3 को उधर भेज दो, तो a/b और ये -3 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 2√5 कितना आ जाएगा, बोलो। इन दोनों का एलसीएम ले लोगे तो क्या आएगा, a-3b और बटे में b। अब चेक करो, मुझे यहाँ से सिर्फ √5 को रखना है, तो 2 भी इधर चला जाएगा, तो a-3b ऊपर हो जाएगा और नीचे ये b के साथ ये 2 गुणे में आ जाएगा, 2b हो गया। अब देखो √2 एक अपरिमेय संख्या है और यहाँ पे a और b सहभाज्य संख्याएं थी, परिमेय संख्या के रूप में था, तो उनके साथ कुछ भी जोड़े घटाएंगे तो वह भी एक परिमेय संख्या ही होती है। तो ये पूरा परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। तो आपको पता है कभी भी परिमेय और अपरिमेय आपस में बराबर नहीं होती, इसका मतलब विरोधाभास से हमारी कल्पना असत्य हो जाएगी, दी गई संख्या एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो इसके आगे हमें बस लिखना है, इसके आगे हम लिखेंगे बस। और देखो क्या लिखेंगे, यहाँ √5 ऐसे लिखेंगे, यहाँ √5 एक अपरिमेय, एक अपरिमेय, एक अपरिमेय तथा a-3b तथा a-3b और बटे में क्या है 2b, बटे में 2b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय है। अतः विरोधाभास ही तो हुआ ना, एक परिमेय और एक अपरिमेय हो रही है, तो विरोध नहीं कर रहे हैं दोनों एक दूसरे के। अतः विरोधाभास से हमारी कल्पना क्या हो गई, हमारी कल्पना असत्य है। ये लिखना पड़ेगा एग्जाम में भी, ये छोटे नंबर में आएगा, ये 2 नंबर में आएगा, ठीक है ना। अतः विरोधाभास से हमारी कल्पना क्या है, गलत है या असत्य है, असत्य है। अतः अब इसको लिख दो, अतः 3 + 2√5, यही ना, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। चेक कर लो, इति सिद्धम, इति सिद्धम। चेक कर लो, है ना बढ़िया क्वेश्चन। तो यही 2 टाइप होते हैं। अगर मान लो यहाँ पे 2 नहीं होता, सिर्फ 3 + √5 होता, तो 3 + √5 बराबर ये आता, तो फिर √5 बराबर ये आ जाता, ये तो यहाँ पर सिर्फ इतना, तो √5 बराबर ये, तब भी तो √5 एक अपरिमेय संख्या हो जाती, और इधर ये गुणे में 2 जाए चाहे ना जाए तब भी तो एक परिमेय संख्या है, तो उस कंडीशन में भी हमारा एक अपरिमेय संख्या होता। बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करना था। ओके, इजी है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है, कहो तो करा दूं। चलो इसको मैं लिखूंगा नहीं, इस बार तुम खुद से लिख लेना, बस मैं इसको शॉर्टकट में आपको लोग बता देता हूं। शॉर्टकट में यहां पर भी आप लोग क्या मानोगे कि माना, यही काम कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, मान लोगे ना ऐसे, क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और जब ये एक परिमेय संख्या है तो आप जानते हो कि इस 7√b को हम a/b जैसा लिख सकते हैं। a और b क्या है, आप आराम से लिख लोगे। और यहाँ से अगर आप √5 बराबर निकालना चाहते हो तो a के बटे में ये 7 आ जाएगा और ये b बटे में था ही। अब फिर से देखो, ये एक तुम्हारी कैसी संख्या है, ये कैसी संख्या हो गई, ये एक आपकी अपरिमेय है, ये आपकी एक अपरिमेय संख्या है, और ये क्या है आपकी, ये एक आपकी परिमेय संख्या है। तो ये अब आप लोग आगे खुद से लिख लेना, क्या लिख लोगे कि यहाँ पे √5 एक अपरिमेय संख्या तथा a/7 भी एक परिमेय संख्या है, अतः विरोधाभास से हमारी कल्पना गलत है। अतः √5 इतना क्या है, एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः स्पष्ट है कि आप लोग खुद से ऊपर वाली लाइन लिख लेना, मैं एक लाइन लिख देता हूं। अतः स्पष्ट है कि 7√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इति सिद्धम, क्या हो गया भाई साहब, ये इति सिद्धम।
चेक कर लो, है ना फैंटास्टिक क्वेश्चन, ठीक है ना। ऐसे ही करना। अब ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है, फिर से डू योर सेल्फ, आराम से कर लेना, ठीक है ना। और अगर कर लेते हो तो मेरी तरफ से मिलता है आपको एक प्यारा सा दिल, कि दिल दिया है जान भी देंगे है वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे है वतन तेरे लिए, है ना। तो वतन के लिए तो जान आन बान शान सब कुछ कुर्बान है, ठीक है ना। तो बस एक बार कमेंट में लिख देना जय हिंद जय हिंद, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी सारा कुछ कवर कर लिया है। एनसीईआरटी के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर लिए हैं, पूरे एनसीईआरटी को खत्म कर लिया है। तो बस आप लोग कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी, और कमेंट में जरूर लिखना मैथ्स डॉक्टर नितेश निराला सर, और आग की तरह इस सेशन को शेयर कर दो, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में एकदम आग लगाने वाली वीडियो है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा ये चैप्टर 1 रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स का चैप्टर है, ठीक है ना। तो इसको आप सभी को देखना है स्टार्टिंग से एंड तक, अगर देख लिए तो थैंक यू सो मच। और एक जाते जाते आप लोग के लिए प्यारा सा क्वेश्चन है कि 2 - √5 कैसी संख्या, एक परिमेय है या अपरिमेय है या फिर अभाज्य है या फिर कोई नहीं है। तो जो भी इसका आंसर है वो आप लोग को कमेंट करना है। और हाँ, एक बार फिर से बता देते हैं कि नितेश सर विद्याकुल हमारे इंस्टा आईडी है, यहाँ पर भी हमसे जुड़िए, क्योंकि यहाँ पर भी क्लासेस रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं हम बताते रहते हैं, फनी चीज़ें भी मिलती रहती हैं, तो सारा कुछ है। तो एक बार सर्च करना, मज़ा आ जाए तो फॉलो कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर होती है हमारी ये क्लास फिनिश। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बता देना, और यूपी बोर्ड मैथ्स डॉक्टर नितेश निराला सर कमेंट कर देना, और क्लास के बारे में भी बता देना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है ना। तो करते हैं इसको भी एंड, बाकी मिलेंगे फिर आपसे नई क्लास में, हाँ, नए अंदाज में, नए चैप्टर के साथ। जो भी नया चैप्टर चाहते हो, दिक्कत है जो भी चैप्टर में वो बता दो, उसी को पहले मैं वन शॉट डाल दूंगा, कमेंट करके बता देना, ठीक है ना। समझ रहे हो ना, क्योंकि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या फिर खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे, और कामयाबी हाथों के लकीरों में नहीं माथे के पसीने में होती है। इसलिए ना हार होनी चाहिए, ना थकान आनी चाहिए, जीत के लिए निकले हो तो बस जीत होनी चाहिए, और मेहनत इतनी शिद्दत और ईमानदारी के साथ करो कि हार को भी हार से शर्म आनी चाहिए। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में, नए अंदाज में, नई एनर्जी के साथ, नए कॉन्फिडेंस के साथ। तब तक के लिए सभी को लव यू एंड जय हिंद।